नमस्कार। एडीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी एस्पिरेंट्स, ज़्यादातर लोग जो है बीपीएससी, यूपी पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस, यूपीएससी इसकी तैयारी कर रहे हैं। और इस तैयारी में एक महत्वपूर्ण अंश जो है वो है निबंध का पार्ट। निबंध के लिए हमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है, इसके संबंध में मार्गदर्शन जो है वो पहली चीज़ तो बहुत कम मिलता है। दूसरा क्या है कि अगर इसके बारे में हुआ जो बैठा हुआ है कि निबंध में जो है हमें इस टाइप से ही लिखना होता है, ऐसे डेटा डालना होता है, ऐसे आंकड़े डालोगे तभी अच्छे आएंगे, जो ये मन कुछ ऐसे ऐसे जो कहे जाते हैं ना लोगों के बीच में, उन चीज़ों की वजह से जो है निबंध एक न चाहते हुए भी उसको जो है एक भारी टॉपिक हम लोग बना लेते हैं, एक भारी चीज़ बना लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा निबंध में। लेकिन निबंध जो है वो नाम से ही है कि बंधन रहित, जिसमें कोई बंधन नहीं। निबंध का अर्थ ही है जहाँ बंधन रहित आपके विचारों का जो है वो आप लिखें, उन विचारों को जैसे जैसे वो विचार आ रहे हैं वो लिखें, और उसी से आपकी जो पर्सनैलिटी को एग्ज़ामिनर चेक करता है, आपकी सोचने के तरीके को, आपकी तर्क क्षमता को, आपके जो विचार है उन विचारों को आप कैसे समावेशी रूप में उन पेज पे लिखते हैं, वही एग्ज़ामिनर चेक करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं आरएस 2018 में सेलेक्टेड हूँ। और मेरे परिचय में ताकि क्या होता है कि आप मेरी बात क्यों सुने, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि मेरे परिचय में वो चीज़ें हो कि मैंने भी कुछ चीज़ें प्राप्त की है, उस निबंध को कैसे समझा है, क्या किया है। देखिए, आरएस 2018 में मेरी 103 रैंक थी। सीएपीएफ एसी इस जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है इसमें भी जो है सेकंड पेपर में निबंध होते हैं। हिंदी के 4 निबंध आते हैं, तो उसमें 4 निबंध में से एक लिखना होता है वैसे ही। ठीक है, तो उसमें मेरी रैंक 202 है। और जो सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने 6 बार मेंस दिया है, और 4 बार मेरे नंबर जो है 130 के ऊपर रहे हैं। एक बार हाईएस्ट जो है 151 आए हैं। कुछ प्रमाण के लिए वैसे ये आरपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश वाले पेपर में मेरे 111 मार्क्स है। और इधर जो यूपीएससी की सिविल एसी की जो मार्कशीट है उसमें आप लोग देख सकते हैं मेरे जनरल स्टडीज़ ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन में 90 नंबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ताकि मेरी जो है प्रमाणिकता हो जाए, मेरी विश्वसनीयता सिद्ध करने के लिए ये सारी चीज़ें कही गई है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर कि निबंध में हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है। जनरली एग्ज़ाम्स में जो है 500 से लेके 1200 वर्ड तक जो है निबंध आते हैं। ठीक है, तो वो निबंध में हम लोग क्या बातें ध्यान में रखें, कैसे ध्यान रखें। देखो, सबसे पहला जो टास्क होता है, हम लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, और तैयारी के इस जो पूरे चरण में हम लोगों के पास बहुत सारा डेटा हमारे दिमाग में है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तथ्य है, बहुत सारे कथन हैं हमारे दिमाग में। लेकिन उनमें से उन कथनों, उन तथ्यों, उन प्रासंगिक चीज़ों को लिखना उन पे, वही हमारा बड़ा टास्क है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे जो होता है, देखो क्या होता है कि निबंध में हमेशा हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि इनमें से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो उन ऑप्शंस में से एक अच्छे ऑप्शन का चुनाव करना, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। कई बार ये होता है कि लाइन जो है वो हमको टच करती है और हमको लगता है कि हम इस पे लिख पाते हैं, लेकिन आधे में आते आते हमारे पास जो है जितना भी उससे रिलेटेड ज्ञान था वो ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद में हम लोग फिर से वही सोचने लगते हैं कि क्या होगा आगे, आगे क्या लिखें। फिर हम जो है लीपा पोती के चक्कर में एंड करते हैं और फिर हमारे नंबर अच्छे नहीं आते। तो सबसे पहले हमें वैसा टॉपिक चूज़ करना है। ज़रूरी नहीं है ये, इसके लिए अपना जो है पहले से माइंडसेट बना के ना चलो। पहले चीज़ कुछ लोग कहते हैं इस बारे में, और हमें भी वही सीनियर्स से पता चला है कि सुनते हैं ना कि ऐसा टॉपिक लिखो। कुछ लोग कहते हैं कि एक अलग वाला टॉपिक लिखो जो जिस पे कम लोग लिखें, तो उसमें हो सकता है नंबर ज़्यादा है। और या फिर जो सिंपल वाला सब जो है ना टॉपिक, उस पर तो सब लिखेंगे, फिर उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है विशिष्ट वाला टॉपिक चयन कीजिए। ये वाली चीज़ें जो है ना, ये ऐसा माइंडसेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि मैं किस टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली जो है ये पूरे जितने भी शब्द सीमा है उसके अराउंड में, इतने वर्ड्स में इस टॉपिक को अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँगा। कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा, जिनके मतलब जैसे सोशल मीडिया हो गया,
इंटरनेट या इससे रिलेटेड चीज़ होगी, जलवायु परिवर्तन हो गया, ये वाले जो महिला समाज में महिला की भूमिका, ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, इस पे आदमी कुछ भी कितना भी लिख सकता है, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट लिखना होता है वो 700 शब्दों में या 500 शब्दों में जो शब्द सीमा है उसमें समेटने की चुनौती है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एकदम स्पेसिफिक होते हैं और उस पे हमें जो है हमारे पास ज्ञान की कमी होती है, या फिर हम उस पे लिखना जो है विशिष्ट टॉपिक पे हम लोग पूरी शब्द सीमा ही नहीं कर पाते। तो उन दोनों बीच में कौन से में सामंजस्य बिठाना, वो ध्यान आपको रखना है। विषय का चयन करते समय ये ध्यान रखें, और उससे पहले ही जैसे ही विषय का चयन करें तो उसमें हमारे पास में आइडिया आ जाना चाहिए कि हमारा इसमें इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे, उसके बाद में हमारी जो मुख्य भाग होगा उसमें हम लोग क्या क्या लिखेंगे और उपसंहार में कैसे लिखेंगे, और कैसे जो है ये हमारे 500 शब्दों में हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो विषय का चयन और विषय का मनन, ये दोनों चीज़ें हमको करनी है। सबसे पहले विषय का चयन कर लिया, उसके बाद में सोचना, ये आपकी दिमाग की प्रक्रिया है कि कैसे सोच के कि इस पे मैं अच्छा लिख पाऊँगा, या इस पे मेरे पास कोट्स है, इसके पास डेटा भी है। ज़्यादा डेटा नहीं डालना होता है निबंध में, एक क्वेश्चन की तरह नहीं लिखना होता है, उसको निबंध की तरह ही लिखना है, और लेकिन अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ डेटा डालना ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ है कि आपके पास क्या चीज़ की बहुत अच्छे हैं, किस फील्ड में आप बहुत अच्छे हैं। कई बार ये होता है कि आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो साइंस टेक से रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है उसमें आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जो आर्ट्स के लोग हैं वो साइंस टेक का कोई भी टॉपिक है तो उसमें कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये मैं मतलब इसके लिए कोई वो रूढ़िवादिता नहीं है, इसमें सिंपल यही बात है कि आप लोग जो है जैसे आर्ट्स के लोग होते हैं ना, उनको साइंस से थोड़ा सा लगाव कम होता है, इसलिए कह रहा हूँ। हो सकता है कोई आर्ट्स के बच्चे ऐसे भी हो जिनको अच्छा लगे, वो टॉपिक पे बहुत अच्छा तैयार है, तो ये एक जनरल वो प्रेफरेंस होता है। वैसे ही आपके आर्ट्स वाले हैं जो, तो उनको अगर हिस्ट्री से रिलेटेड या उससे रिलेटेड कोई टॉपिक है तो उसको अच्छे से लिख पाएंगे, जिसका बैकग्राउंड हिस्ट्री से रहा हुआ हो। ज्योग्राफी या फिर क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड रहा है किसी का, तो वो तो अपने टॉपिक का चयन करते वक्त ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें। ठीक है, और आपने पहले कोई टॉपिक अगर तैयार कर रखा है अपनी तैयारी के दौरान में, अपने जो टेस्ट सीरीज़ थी उसमें कोई टॉपिक पे लिख रखा है और उसके बाद में उस पर मनन किया है, तो सबसे वो चीज़ चूज़ करें। इस तरह हो जाता है हमारा विषय का चयन। अब दूसरा पॉइंट है विषय का मनन। विषय का मनन मतलब हम जो है जनरली ये होता है कि हमारी जो उत्तर पुस्तिका होती है उसके आखिरी पेजेस जो होते हैं रफ में होते हैं। पहली बार जब मैं एग्ज़ाम देने गया, निबंध का एग्ज़ाम, और उसमें 4 पेज पीछे के रफ लिखे हुए थे, मुझे खुद में मतलब मेरे को हंसी आई कि निबंध में क्या रफ होता है ना। लेकिन वो जो टेस्ट सीरीज में रफ पेज थे उनका महत्व मुझे बाद में पता चला, क्योंकि जब निबंध लिखना शुरू किया टेस्ट सीरीज में और बीच में पहुँचे और उसके बाद में भटक जाते हैं कि अब आगे किस तरफ ले जाएं निबंध को, क्योंकि टॉपिक पहले तो छोटे छोटे करते हुए निकले, अब याद आ रहा है कि उसमें और कर सकता था, इसमें और कर सकता था, या इसको ऐसे ले जा सकता था, इसको ऐसे ले जा सकता था। लेकिन तब समझ में आता है कि रफ वर्क का क्या होता है। वो रफ वर्क में उन रफ पेज पे चले जाइए स्टार्टिंग में ही, ठीक है। उस रफ पेज का यूटिलाइज़ कीजिए और मनन कीजिए कि इसके बारे में मुझे क्या क्या पॉइंट्स याद है, क्या क्या चीज़ें याद है, और अपनी जो रूपरेखा बना रहे हैं ना, विभिन्न आयाम और रूपरेखा फ्रेमवर्क कि इस टॉपिक हमने चयन किया, इस विषय में मुझे स्टार्टिंग में क्या लिखूँगा उसका थोड़ा सा ब्रीफ में 2-4 वर्ड्स में ये लिखना है कि यहाँ पे मैं ये लिखूँगा, वहाँ पे ऐसे लिखूँगा। तो वो एक पीछे जो है आप रफ वर्क कर सकते हैं। रफ करते वक्त क्या है कि आपके दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी और बहुत सारे आयाम दिमाग अपने आप खोलता जाएगा कि इस आयाम में जा सकते हैं। जैसे महिलाओं का कोई आया है तो महिलाओं के लिए आप जेंडर गैप रिपोर्ट कीजिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है ये वाला सोच लीजिए। उसके बाद में जो है इतिहास में चले जाइए कि ऐतिहासिक में कौन कौन महिलाओं उत्थान के लिए कार्य किया। फिर उसके बाद में अभी आधुनिक युग में कौन कौन कर रहा है, अभी क्या है डेटा, अब क्या किया जा सकता है, कैसे, फिर उनके अलग अलग की आर्थिक पार्टिसिपेशन कैसे होता है, राजनीति कैसे हो रहा है, सामाजिक तौर पे क्या है स्थिति। तो ये जो अलग अलग आयाम है ना किसी भी विषय का, जैसे उस विषय का
पहले जो है जिला स्तर पे या आपकी समष्टि स्तर पे, ठीक है, उससे फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य स्तर पे, फिर राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, ये एक आयाम होंगे, ठीक है। भूत, भविष्य और वर्तमान, ये आयाम हो सकते हैं। उसके अलावा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक या पर्यावरणीय, ये वाले आयाम हो सकते हैं। तो ये सारे आयाम उन टॉपिक्स के बारे में आपको सोचने पड़ेंगे। तो वो सोचने के लिए आपको जो है उन पेजेस पे लिखते भी जाइए थोड़ा थोड़ा हिंट, ताकि क्या है कि एक बार आप भी सोच तो रहे हैं, लेकिन जब हम लिखने को बैठते हैं ना, तब कई बार ये होते हैं कुछ टॉपिक्स मिस हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में अपने आप मिस हो जाती है। तो वो मिस ना होए और आप रास्ता ना भटके, आप उसी रास्ते पे बने रहें, इसके लिए उस रफ वर्क का यूज़ कीजिए, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आयाम कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। आयाम में हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अभी टॉपिक हो गया जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन और उसको रोकने के लिए मान लीजिए कि ऐसा कोई टॉपिक है, अभी वर्तमान में यही चल रहा है। तो ये सामान्य सा टॉपिक इसलिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो उसमें हम लोग क्या क्या आयाम, जैसे देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से प्रयास हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास हो रहे हैं, और आपके राज्य के स्तर पर क्या प्रयास हो रहे हैं। तो ये तीनों हो गया एक आयाम, ऐसे देखने हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ये सकते हैं कि उसके आर्थिक आयाम क्या होंगे, सामाजिक आयाम क्या होंगे, राजनीतिक क्या आयाम होंगे, वो देखना है। राजनीतिक में जैसे पॉलिसीज़ क्या क्या बना रही हैं कि सरकारें, क्या क्या चीज़ें, राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी है, नेताओं में क्या है, वो चीज़ें ले सकते हो। आर्थिक में क्या कॉस्ट आएगी अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें क्या कॉस्ट आएगी, कैसे हम लोग करेंगे। और सामाजिक में हमारे जीवन पर जिस जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, कैसे ये हमारे को प्रभावित करेगा, कैसे, तो वो सारे ये आयाम हो गए हैं, ठीक है। भूत, भविष्य, वर्तमान, ये चीज़ आप जो है इसको मार्गदर्शन में कि पहले कैसा था, अब कैसा है, आगे हम कैसा चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमको करनी है, ठीक है। उसके अलावा भी और कई आयाम हो सकते हैं, वो आप लोगों को उसमें जो है, इसमें मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगा कि इसमें आप जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं ना, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए, ये जितने भी क्वेश्चन मार्क्स होते हैं ना, क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं सॉरी, उन क्वेश्चंस को आप इस टॉपिक से रिलेटेड पूछिए। जैसे मान लीजिए जलवायु परिवर्तन ही मान लेते हैं, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, ठीक है, कौन जिम्मेदार है, का क्या, कौन, और क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसके लिए कौन कौन करेगा। तो ये वाले क्वेश्चन जैसे आप डालोगे तो आपके पास आयाम खुलते जाएंगे। तो इसीलिए इस प्रकार से आपके आयाम जो है वो विस्तृत होंगे। और जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्ज़ामिनर होगा, वो भी यही चाहता है कि आपका किन किन दिशाओं में सोच सकते हैं, कैसे कैसे सोच सकते हैं। तो ये विभिन्न आयाम जो हैं आपको छूने हैं, और इसमें अपने आप वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अपने आप से करना है, जिससे कि आप इन आयामों को खोज पाएँ। फिर आता है क्वेश्चन जो है, अगला टॉपिक है वो है रूपरेखा। रूपरेखा मतलब फ्रेमवर्क, ठीक है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फ्रेमवर्क में सामान्य फ्रेमवर्क यही रहता है कि एक प्रस्तावना रहती है, उसका जो है उसके बाद में रहता है मुख्य भाग, बॉडी, मेन बॉडी, और लास्ट में होता है उपसंहार। तो इसी में आप लोगों को जो है ये इसी रूपरेखा को वो करना है, लेकिन मेन बॉडी में भी क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि मेन बॉडी में पहले क्या करूँगा। मान लीजिए कि जैसे एक और टॉपिक हम लेते हैं सोशल मीडिया की युवा वर्ग पे प्रभाव, ठीक है, इस टाइप का टॉपिक हुआ। तो हमने स्टार्टिंग में कुछ लिख लिया कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, युवाओं पे कुछ जो है कोई स्टडी आ गई या फिर उसका कोई ब्यौरा दे के हमने लिख लिया, और उसके बाद में हम लोग अब आगे कैसे लिखेंगे, तो युवाओं पे प्रभाव क्या होते हैं। तो प्रभाव में भी यही लिख सकते हैं अब, जैसे विभिन्न आयाम हो गया, राजनीतिक प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या है, आर्थिक प्रभाव क्या है। और तो राजनीतिक प्रभाव में ये हो गया कि उनका युवाओं जो है आजकल सोशल मीडिया के प्रभाव के कारण उनका जो है ध्रुवीकरण टाइप का होता है, या अफवाहें फैल रही है, और उस वजह से जो है वोट बैंक की राजनीति में भी ये हो रहा है।
और वोटों को जो है बरगलाने की, और ये इसमें भूमिका रहती है। दूसरा होता है सामाजिक प्रभाव। तो सामाजिक जो है युवाओं के अकेलेपन की ओर ले जा रहा है ये, और युवाओं को जो है कहीं जो गेम्स की लत हो रही है उनकी वजह से हो रही है। सोशल मीडिया पे युवा भी पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग अर्न भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियोस बना के, रील बना के लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कुछ, तो ये भी हो सकता है। आर्थिक प्रभाव ये हो गया कि अगर ज़्यादातर समय जो है मोबाइल पे बिता रहे हैं इस अध्ययन के अनुसार, और उसकी वजह से युवाओं का जो है जितनी उनकी आर्थिक क्षमता है उससे कम ये लोग कमा पा रहे हैं या फिर है। तो ये सारी चीज़ें हमको पहले से पता होनी चाहिए, पहले से ये, वरना क्या है कि हम अब जैसे ये तीनों प्रभाव लिखे, उसके बाद में आगे हम लोग लिखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, वो लिख लेंगे। फिर उसके बाद में प्रभाव के बाद में उनके कुछ दुष्प्रभाव, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। ये हमेशा ध्यान रखना कि अपने निबंध को एक दिशा में नहीं ले जाना है। निबंध में ये भी होना चाहिए कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो ये जब पहले से अगर रूपरेखा तैयार नहीं होगी तो जब लिखने जाएंगे तो एक कनेक्टिविटी नहीं आएगी। एक पैराग्राफ के बाद में दूसरे पैराग्राफ में जुड़ाव नहीं होगा, अलग अलग फील होगा। अलग अलग फील होते ही निबंध जो है वो अपना महत्व खो जाता है, उसमें फिर पाठक की रुचि नहीं रह जाती। हम जब भी लेख पढ़ते हैं ना अखबार में, संपादकीय लेख, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि उस संपादकीय लेख में पिछला पैराग्राफ और अगला पैराग्राफ दोनों के बीच में एक कनेक्टिविटी होती है, एक जुड़ाव होता है। वो जुड़ाव ज़रूरी है। उस जुड़ाव से ही आप जो है उस जुड़ाव की वजह से ही उसको एंड तक पढ़ पाते हो। वरना जैसे ही एक और दोनों के बीच में जुड़ाव नहीं है, दोनों अलग अलग हो गए, तो फिर बोरियत सी फील होने लगती है और वो आखिरी तक नहीं आएगा पाठक, वो वहीं पे आपके नंबर का कैलकुलेशन करके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो जुड़ाव कब बनेगा, जब आप अपनी रूपरेखा तैयार करके फिर लिखेंगे। आपके दिमाग में पहले से पता है कि हाँ मैं ये करते हुए लिखूँगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, रूपरेखा का ये महत्व है, ये चीज़ आपको करनी है। फिर आ जाते हैं हम लोग स्टार्ट। अभी तक जो है हमारा इससे पहले का रफ वर्क काम हो रहा था, अब हम मेन पेपर पे लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उस लिखने में हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला होता है जो है क्या बोलते हैं कि अगर शुरुआत में ही हम आधी जंग जीत जाते हैं इनमें, शुरुआत में ही हम लोग आधी जंग जीत जाते हैं। ये कैसे होता है, देखो, अगर आपने अच्छी शुरुआत कर ली, आगाज़ अगर आपका अच्छा होगा तो अंजाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आगाज़ में ही हमें जीतना है, ठीक है। अब तक हमने रूपरेखा, विभिन्न आयाम, विषय का चयन, मनन, इसमें हमने अब्राहम लिंकन की बात की थी कि कुल्हाड़ी को तीखा कर लिया है। अब पहला घाव जब हम मारेंगे लकड़ी पे, तो वो लकड़ी जो है उस पर जहाँ तक अंदर जाएगा तो उससे दो चीज़ें होगी। पहला तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपने अच्छा लिखा है, ये हमेशा होता है। अगर वो घाव अंदर तक नहीं जाता, सिर्फ सतह पे रहता है ना, तो फिर लगता है कि यार ये काम जो है लंबा पड़ेगा हमारे लिए। तो दोनों में फ़र्क है। आप उस चीज़ को सोचिए कि एक घाव लगा है वो आधे तक चला गया है, और एक घाव लगा है जो सिर्फ सतह पर रह गया है। तो दोनों में जो मनोस्थिति और वो होती है वो देखना। तो आपका स्टार्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आप जो है वहीं पे आधी जीत जाए, आधी जंग जो है वहीं पे जीतनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट में इसके 3 या 4 प्रकार के आइडिया हैं। अगर कोई भी निबंध में स्टार्ट, आप पहला जो होता है वो ये होता है कि आप टॉपिक को वहीं पे समझाएं, डिस्क्राइब कीजिए। मान लीजिए आपका टॉपिक आया कि भारत में ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड टॉपिक है। अब आप ये कीजिए कि ऊर्जा सुरक्षा को आपने समझाया कि ऊर्जा सुरक्षा क्या होगी। मतलब यही होता है ना कि हमारे पास ऊर्जा, हमारी जितनी मांग है उस ऊर्जा मांग के अनुसार हमारे पास ऊर्जा के संसाधन उपलब्ध रहे, और ये जो है सतत रूप से उपलब्ध रहे, यही ऊर्जा सुरक्षा है। तो इस चीज़ को आप वहाँ पे डिफ़ाइन कीजिए, या फिर आप उसको समझाइए कि भारत में ऊर्जा सुरक्षा। तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि आप सडन, या फिर वो जो होता है ना कि जब पहले के टाइम में युद्ध करते थे ना, तो पहले जो आक्रमण करता था ना गुरिल्ला युद्ध में, उसमें क्या होता है कि एकदम से छापा मार युद्ध होता है और एकदम से
जो प्रभाव होता है, एक होता है कि सडन का प्रभाव, एकदम अकस्मात वाला प्रभाव, वो प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आप एक कहानी या फिर इस टाइप का कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए ऊर्जा सुरक्षा का आप ये करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कहानी लिख सकते हैं कि मैं अखबार पढ़ रहा था और अखबार में पढ़ा कि जो है हमारे ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि भारत देश में कोयले की कमी है और उस वजह से ताप विद्युत गृह अपनी पूर्ण क्षमता से संचालित नहीं हो पा रहे। लेकिन मुझे याद आया कि भारत में ऊर्जा जो है, कोयला जो है, कोयले के जो भंडार है वो विश्व के 3rd नंबर पे, मतलब इतना भंडार है, 3rd या 4th है, जो भी उतना भंडार होने के बावजूद भी ये क्यों है। मैं मनन करने लगा, जब एक गूगल पे सर्च किया और उसके बाद मैं इसके तह तक पहुंचा, तो मैं आश्चर्यचकित था कि ये कैसे हो सकता है। फिर उसमें उनके प्रमुख कारण ये थे और ये, फिर उसके बाद में हम लिखेंगे कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था जिसमें इतने लोग हैं और इतने जो है और विश्व गुरु बनने का जो सपना संजो रहे हैं, उनके साथ में अगर ये विद्युत आपूर्ति नहीं है, ऊर्जा सुरक्षा ही नहीं है, तो क्या होगा। तो इस तरह की शुरुआत जो है ये होता है पावर ऑफ सडन या उसका, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी शुरुआत हो गई। तीसरी शुरुआत में हम लोग, तीसरी प्रकार की शुरुआत में हम लोग जो है कुछ इस टाइप का कर सकते हैं कि कोई कथन है या कोई कोट है जो आपको याद है और उससे रिलेटेड है। तो ये वाली शुरुआत की, किसी ने ये कहा, मान लीजिए स्वतंत्रता प्राप्ति और स्वतंत्रता के बाद का क्या है मामला और ये सारी चीज़ें, तो ये आप लोग जो है कर सकते हैं। तो इस तरह की शुरुआत में हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि वहाँ पे हमारा जो टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये नहीं कि हमको जो कोट याद है हम उसके अनुसार अपना टॉपिक घुमा दें, नहीं, वो अलग होना चाहिए, ठीक है। वो उससे रिलेटेड ही हो तब हो। तो ये 3 तरह की शुरुआत मुख्य रूप से हमारे यहाँ। इसके अलावा भी आप जो है अलग शुरुआत कर सकते हो। कोई इसके अलावा भी आपके अगर आइडियाज़ हैं, जैसे कोई खुद को या आंसू कवि आदमी है, वो अपनी कविता वहाँ पे लिखे और उससे शुरुआत करे, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। खुद से कविता बना दी या खुद से कुछ ऐसा ही छंद टाइप का, जिसमें जो प्रतिभा है वो उससे स्टार्ट कर सकता है। पर मुख्य रूप से ये 3 तरह का। और मुझे जो सेकंड टाइप का होता है ना, जिसमें आप एकदम वो जो अपनी कहानी या अपने अंदर, इससे क्या होता है कि 2 चीज़ें साधते हो आप। पहली चीज़, आपकी शुरुआत तो अच्छी होगी। दूसरा ये है कि एग्ज़ामिनर को ये समझ में आ जाएगा कि आपने उस टॉपिक को ढंग से समझा है, ठीक है। ये चीज़ वो होती है क्योंकि आप जब ये कहानी बना रहे हो कि ऊर्जा सुरक्षा क्या है और उसको अपने वर्ड्स में समझा रहे हो, ठीक है, अपनी कहानी में समझा रहे हो, तो वो दोनों चीज़ें, एक तो कहानी से इंटरेस्टिंग भी बनेगा, वो बहुत अच्छा आकर्षक लगेगा, वो कहानी पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ेगी, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। और दूसरा जो है उसको ये भी आ जाएगा कि हाँ, इसको जो है समझ है, वो ये जो है चीज़ें लिंक करना जानता है। तो ये आपकी प्रभावी शुरुआत होनी चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरा हो जाता है मुख्य भाग, होता है समावेशी मुख्य भाग। तो हमने जो रूपरेखा तैयार की, हमने जो आयाम तैयार किए, उनके अनुसार हमें प्रस्तावना जैसे ही होती है ख़त्म, उसके बाद में मुख्य भाग पर बढ़ जाना चाहिए और उसी के हिसाब से हमारा मुख्य भाग लिखेंगे। मुख्य भाग में 4-5 चीज़ें कि पहली चीज़ इसमें जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा आयाम कवर करने हैं, जितने आयाम हम लोग सोच सकते हैं। आयाम सोचने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पहला तो भूत, भविष्य, वर्तमान, फिर क्वेश्चंस जो होते हैं कि क्यों, क्या, कैसे, क्या, किस लिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और उसके कारण क्या, प्रभाव क्या है, ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में हम लोग जो है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, ये वाले आयाम हम लोग ले सकते हैं उसके। तो ये सारे आयाम, फिर उसके बाद में कि व्यष्टि स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, ठीक है, ये वाले भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये सारे आयाम आपको सोचने हैं और इन आयामों को हमें करना है, ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना कि अपने जो मुख्य भाग में
हम जो आयाम छू रहे हैं उन आयाम में सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव मत रहना, उनमें दोनों पार्ट को संतुलित रूप से लिखना। ठीक है, आप मुख्य भाग में हमेशा जो है एक विश्लेषक के तौर पर लिख रहे हो और आप अपना दोनों भाग प्रस्तुत कर रहे हो, और उसके बाद में जब उपसंहार में आते हो ना, तब आपको लिखना होता है कि इसका ये हो, पॉजिटिव ज़्यादा इफेक्टिव है या नेगेटिव। जैसे मान लीजिए आपका मान लीजिए इसका सोशल मीडिया पर युवाओं का प्रभाव, तो सिर्फ नेगेटिव मत लिखना, इसमें पॉजिटिव प्रभाव भी लिखना। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये जो मुख्य भाग होता है समावेशित होना चाहिए, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए जो हमने सोची वो इंक्लूड करते हुए लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरा ये है कि प्रस्तावना से कनेक्टिविटी बननी चाहिए और आपका जो है पूरा फ्लो जो है फ्लो बनना चाहिए। बिना फ्लो के मत करना, लंबे पैराग्राफ, बोझिल पैराग्राफ, लंबे वाक्य लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाक्य जितने सरल और सिंपल होंगे उतने अच्छे होंगे। भाषा जो है वो प्रसंस्कृत यूज़ कीजिए, वो मतलब एक वैसी मत यूज़ कीजिए जो हम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, हम वो मत करना। उनका उपयोग जो है एक प्रसंस्कृत भाषा यूज़ करोगे तो इससे आपकी वहाँ पे एक प्रभावी व्यक्तित्व की छवि पड़ेगी और उस वजह से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। प्रसंस्कृत लेकिन जटिल नहीं, कठिन नहीं। ठीक है, सरल लेकिन प्रसंस्कृत। अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिए, अच्छे शब्द यूज़ कीजिए, मुहावरों का यूज़ कीजिए, लोकोक्ति की यूज़ कीजिए। कोई अगर उससे रिलेटेड किसी ने कोट कहा है तो उसको भी यूज़ कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान, फ्लो बना रहें और फ्लो में बहते जाइए और आखिर में उपसंहार तक पहुँचे। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि इतने सारे आयाम, जितने आयाम ज़्यादा आप छूओगे उतना अच्छा रहेगा। फिर आ जाता है सारगर्भित उपसंहार। अब उपसंहार भी 3 या 4 टाइप के होते हैं। इसमें एक तो होता है कि आप एग्ज़ामिनर पे छोड़ दो उसको क्वेश्चंस में कि हम कब करेंगे इसके इंतज़ार में। ठीक है, मतलब कि ये सुधार तो हमने बता दिया लेकिन ये कब होगा ये इसके इंतज़ार में, इस टाइप का। दूसरा ये होता है कि उसमें जो है ऊपर जो मुख्य भाग है उसका ही सारांश हम लोग इसमें लिखें। ठीक है, और तीसरा जो होता है उसमें आप अपना मंतव्य दीजिए कि ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए लेकिन मेरा मत ये है। तो ये टाइप के, और लास्ट में कोई अगर आपको वही एक कोट, कथन, कहानी जो भी लास्ट में आपको याद आ रहा है, कोट या कथन, कविता, सॉरी कहानी नहीं, कविता या कविता का अंश या कुछ ऐसी पंक्तियाँ, तो वो लास्ट में एंडिंग के समय आप यूज़ कर सकते हैं और एंड में वो लिख के समाप्त कीजिए। ये आपका निबंध का पूरा जो बिंदु ध्यान में रखने वाले हैं वो ये हैं। ठीक है, अब हम लोग उत्तराखंड पीसीएस में ये जैसे निबंध का पेपर आया है उस पेपर में टॉपिक्स आए हैं, उन टॉपिक्स का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल। आपको रूपरेखा कैसे बनानी है और कैसे उस पर लिखना है उसके बारे में आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये जैसे टॉपिक्स क्या है, कुछ ऊपर वाले तो सिर्फ उत्तराखंड स्पेसिफिक है। ठीक है, जैसे जोशीमठ भूस्खलन में एक मानवजन्य त्रासदी है, न प्राकृतिक आपदा। उसमें हम लोग जैसे मान लीजिए इसमें भूस्खलन में मानवजन्य त्रासदी है, तो हो सकता है स्टार्टिंग कोई ऐसे करे कि मानवजन्य त्रासदी कौन सी है, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है, कैसे उन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। फिर उसके बाद में आ जाए जोशीमठ में क्या हो रहा है, उनके प्रमुख कारण क्या क्या है, उनके जैसे आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक कारण क्या है, प्राकृतिक या पर्यावरणीय कारण क्या है, ये कारण लिखे। उसके बाद में उनका प्रभाव क्या है, सामाजिक प्रभाव क्या हो रहा है, ये सारे लिखेंगे। उसके बाद में ये आपदा कौन सी है, ये हो सकता है उपसंहार में आप लिखें कि ये मानवजन्य है या प्राकृतिक है। ये आपका व्यू जो है ना, थर्ड टाइप का मैं बोल रहा हूँ, वैसा लिखें। या फिर इसकी स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं कि जोशीमठ में एक दिन अचानक अखबार पढ़ रहा था और वहाँ पे दरारें, दीवारों में दरारें इतनी बड़ी थी, न्यूज़पेपर जो है पूरे दिन न्यूज़ में यही चला रहे थे। फिर मैंने ये किया, उसके बाद में मैं इसको और गहनता से जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और उस गहनता में जब मैं गया तब पता चला कि ये प्राकृतिक नहीं, ये मानवीय आपदा है, इसके कई कारण हैं। फिर उसके बाद में वापस मुख्य भाग पे आ जाएं। तो ये वाला स्टार्ट, आप जो सेकंड स्टार्ट मैंने बताया था कि स्टोरी से या वो उस टाइप का स्टार्ट कीजिए। फिर नहीं, तीसरा वाला जैसे महात्मा गांधी का कोट डाल दीजिए कि एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती प्रकृति, लेकिन सबके ज़रूरतों को पूरा करने का सामान इसके पास है, या फिर वो जो संसाधन है इसके पास है। तो ये वाला तीनों टाइप की स्टार्ट हो सकती है। और उसके बाद में मुख्य भाग में मैंने बता दिया कि ये हो सकता है।
तो इस टाइप में हम लोग लिखते हैं। अब मान लीजिए उसके बाद में उत्तराखंड की जैव विविधता, तो जो उत्तराखंड के लोग हैं या जो उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इससे संबंधित ज्ञान तो ऑब्वियसली हो गई, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से लिख सकते हैं। फिर उत्तराखंड की इसमें जैव विविधता में फिर फैक्ट भी आपको डालने पड़ेंगे कि कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, कौन कौन से हैं, उनमें जो प्रमुख है उनका थोड़ा बहुत विस्तार से चर्चा कर दीजिए। फिर उसके बाद में कितने प्रकार के भौगोलिक प्रदेश है, ठीक है, कहाँ पे जैव विविधता है, अगर वो जो हॉट स्पॉट में आ रहा है तो कौन सा हिमालयन हॉट स्पॉट या जो भी है, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को फैक्चुअल इसमें इंक्लूड करनी होगी। अब उत्तराखंड का बाकी हम लोग छोड़ते हैं, सेकंड वाला जो है ना उसमें आ जाते हैं। और सेकंड वाले में हम लोग जैसे मान लीजिए कि यूज़ करते हैं जीवाश्म ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना और प्रभावकारिता। मैंने ये चयन कर लिया, बाकी वाले टॉपिक्स में मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। चयन करने के बाद में हम प्रस्तावना में वही कि या तो आप परिभाषा या उससे परिचय से दे सकते हैं। जैसे परिभाषा क्या है, जीवाश्म ऊर्जा क्या है, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, ठीक है, और इनकी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की जो परिभाषा है उसको यूज़ करके फिर हम लोग स्टार्ट कर सकें। नहीं तो फिर अभी का वर्तमान घटनाक्रम से यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि COP27 में जो है इसने प्रधानमंत्री मोदी जी ने या फिर जिसने भी विश्व लीडर ने ये कहा, और उसके बाद में हमें जो है उस ऊर्जा से, या फिर हमारे भारत ने 2070 तक का लक्ष्य रखा है और कार्बन फ्री होने के लिए, तो उसके लिए हमें जो है जीवाश्म ऊर्जा से कम होना है। तो इस प्रकार की शुरुआत आप लोग कर सकते हो। तो ये अलग अलग आइडिया दिए, आप भी अपना आइडिया सोच सकते हैं। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं आयाम पे। तो आयाम पे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ सकते हैं। फिर उनकी उसमें अब क्या क्या लिखेंगे, तो सौर ऊर्जा को स्पेसिफिक लिखेंगे, उसकी संभावित क्षमता जो 750 गीगावाट है, भारत जो है कर्क रेखा की स्थिति है, वो सारी चीज़ें लिखेंगे। पवन ऊर्जा में जो भारत की तटीय रेखा है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा कैसे हो सकती है, तो इतनी लंबी तट रेखा है, इसमें ये संभावना है। बायोमास में क्या संभावनाएं हैं, तो ये, और उसके बाद में वर्तमान स्थिति को भी साथ में लिखेंगे कि अभी इतनी प्रोडक्शन हो रही है। जैसे सौर ऊर्जा में हमारा लगभग 50 गीगावाट के अराउंड आ गया है, कैपेसिटी हमने बना ली है, हमारा लक्ष्य 100 का है, तो इसमें ये हो, वो सारी चीज़ें लिखेंगे इसमें। फिर उसके बाद में इसकी जो है टॉपिक में, क्योंकि संभावना और प्रभावकारिता भी लिखेंगे। प्रभावकारिता के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, जलवायु और वायुमंडल पे क्या प्रभाव होंगे, आर्थिक आयाम क्या होंगे, आर्थिक प्रभाव क्या होंगे। आर्थिक प्रभाव में ये चीज़ें आपको लिखनी है कि आयात जो है हम वहाँ से कर रहे हैं, तो उसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी लिखना है, ठीक है, चीन से ज़्यादा आयात हो रहे हैं, तो हमारी स्वदेशी क्षमता का डेवलप करना होगा। दूसरा ये रोज़गार बढ़ेंगे, और वो सारी चीज़ें हमको इसमें लिखनी है। सामाजिक प्रभाव क्या होंगे, इसके सामाजिक प्रभाव क्या होते हैं इन ऊर्जाओं के, तो वो भी लिखने हैं। राजनीतिक प्रभाव, ऑयल डिप्लोमेसी, हमारे आयात पर निर्भरता कम होगी, और डॉलर का जो है वो रुपये डॉलर में प्रति वो जो है मजबूत होगा। हमारा जो है ऊर्जा आयात ही हमारे आयात में प्रमुख है, और हमारे चालू खाता घाटे का एक प्रमुख अंश जो है इसकी वजह से होता है, तो उसकी वजह से हमारा व्यापार संतुलन सही होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे लिखनी है, और अंत में उपसंहार लिखना है। तो इस प्रकार जब हम लोग लिखेंगे तब हमारा एक बेहतरीन टॉपिक तैयार होगा, और हम लोग जो है एक अच्छा निबंध लिख लेंगे, और इनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। तो अब हम एक बार वापस से रिवाइज़ करते हैं कि हमें क्या क्या निबंध में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। ध्यातव्य यानी ध्यान रखने वाले बिंदु कौन से हैं। पहला चीज़, विषय का चयन, ऐसे विषय का चयन जिस पे आप कॉन्फिडेंट होके इतना लिख सकते हो वो करें, ठीक है, उसी विषय का चयन कीजिए। फिर उस विषय पर मनन कीजिए, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में आप लोग उसका जितना भी उसमें आयाम है उसके क्या लिखेंगे, उसकी एक रूपरेखा तैयार कीजिए, उसके आयाम कौन कौन से छुएंगे वो लिखिए, और उन आयाम में आप क्या क्या लिखेंगे। अगर कोई डेटा याद आ रहा है तो उसको वेट करके याद कीजिए, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं ना, तब अपना दिमाग एक ही टास्क कर रहा है। दूसरा, जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो वो मल्टीटास्क कर रहा होता है, क्योंकि हम भी लिख भी रहे हैं और साथ साथ में याद कर रहे हैं। मल्टीटास्क में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के टाइम हमें याद आ जाता है, ठीक है। नहीं भी याद आ रहा है तो दिमाग अपने काम में लग जाता है, फिर वो याद आ जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो डेटा याद आ रहा है, जो तथ्य याद आ रहे हैं, कोई कोट याद आ रहा है, तो वो पहले से ही
हमें लिखने हैं। कई बार ये होता है ना कि हम लिख लेते हैं, निबंध आधे तक आते हैं, फिर यार ये वाला कोड डाल देते तो अच्छा, वो एकदम से बाद में क्लिक करता है यार ये वाला। तो इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप मान लीजिए कि अगर आपके पास 3 घंटे है और आपको 2 निबंध लिखने हैं, ठीक है, तो उसमें आधा 1.5 घंटे का हो गया। 1.5 घंटे में से आप मात्र 10 मिनट जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए लगाइए, बाकी टाइम में आप लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, और ये 10 मिनट आपके जो लिखते हुए सोचने की जो उसमें जो 20 मिनट लगने वाले थे उसको बचाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद में रूपरेखा तैयार होने के बाद में शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे ना, तो उस समय ही आपको ऐसी कहानियाँ या फिर आपको ऐसी जो अपने लाइफ में सच में हुआ हो दृष्टांत याद आए कि मैंने उस समय ये पढ़ा, अखबार में ये पढ़ा। महिला सुरक्षा के मान लीजिए तो निर्भया के जब केस हुआ था तो उस समय कैसे लोग सड़कों पे उतरे थे, कैसे, तो इस टाइप का लिखिए। जैसे मान लीजिए डिजिटल अर्थव्यवस्था आ गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था में आप लोग ऐसे मान लीजिए लिखिए कि मुझे जब कब हुई थी 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, तो उस नोटबंदी शायद नवंबर में कोई तारीख में भूल रहा हूँ, कि उस तारीख से पहले मेरे लिए जो डिजिटल अर्थव्यवस्था सिर्फ इतना था कि मैं टिकट बुक करवाता था और रिचार्ज करता था। लेकिन जैसे ही विमुद्रीकरण हुआ और पुराने नोट बंद हुए, और अगले ही दिन मैं क्या देखता हूँ कि मैं दूध लेने गया तो उन्होंने भी कहा पेटीएम कर दो। मैं जब सब्जी वाले के पास गया तो उसने भी कहा पेटीएम कर दो। मैं फिर मेट्रो में गया तो वहाँ पे रिचार्ज भी फ़ोन पे से किया या गूगल पे से किया, और ऑटो वाले के पास गया तो उसने भी फ़ोन पे से लिया। तो इस तरह मुझे पता चला कि ये जो अर्थव्यवस्था है कहाँ तक फैली हुई है, और वो जो विमुद्रीकरण में जो अर्थव्यवस्था को डिजिटलाइज करने का एक प्रयास शुरू हुआ था, वो आज 40% या 45% हमारे जो है, या 30% हमारे जो लेन देन है वो अर्थव्यवस्था में परिलक्षित हो रहा है, या ये इस तरह की स्टार्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रभावी शुरुआत में ये ध्यान रखना है। अगर कोई कोट याद आ रहा है या कोई का आपने पहले पढ़ाई के दौरान में, तो वो भी आप वैसे लिख के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए महिला सुरक्षा है, तो एक तो लिखते हैं कि यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या हमारे यहाँ प्रचलित है। एक ये लिखते हैं कि मैं स्कूल में गया, या फिर मैं जा रहा था, और या फिर मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप मैसेज आया यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उसके अगला ही मैसेज था कि एक ने जो है महिला का साथ बलात्कार की अगली न्यूज़ थी। तो ये दोनों जो है कैसे उसी सेम ग्रुप में पहले आ रहा है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और उसी हमारे समाज में यही चीज़ हो रही है। तो ये दोनों जब आप लिखोगे तो एक अलग प्रभाव डेवलप करेगा। तो इस टाइप का आप लोग भी सोचिए, मनन कीजिए और आप लिखिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं मुख्य भाग में। हम लोगों ने बिना आयाम छूते हुए समावेशी, उनको बड़ा, जितने ज़्यादा आयाम आप छूओगे जितने, और दूसरा फ्लो में बनाए रखना। तीसरा पैराग्राफ, छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे वाक्य, सरल लेकिन जो है प्रसंस्कृत भाषा, सुसंस्कृत भाषा आपको यूज़ कीजिए, और मुहावरे, लोकोक्ति जो आपको याद आ रहे हैं वो लिखिए। देखो अनावश्यक रूप से मत डालना, लेकिन हाँ अगर उसकी सुंदरता बढ़ा रहा है तो बिल्कुल डालिए। फिर सार गर्भित उपसंहार, उपसंहार के बाद में अगर कोई कोट, अगर कोई दोहा, अगर कोई श्लोक अगर याद आ रहा है तो उसको लिखिए। इस तरह आपका निबंध जो है एक बहुत अच्छा मार्क्स वाला देने वाला होगा, और आपको एक बहुत अच्छी उसमें परीक्षा में सफलता के लिए एक बढ़िया सीढ़ी तैयार कर लेगा। निबंध में क्या होता है कि मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं और उसमें कम भी हो सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए वो डिफरेंस को अपने पॉजिटिव में लेते हुए, और अपने इसको जो है अपना एक हथियार बनाइए, और लिखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में ही मैं अनुराग सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, और मुझे ये आपसे जुड़ने के लिए ये मौका दिया। और इससे रिलेटेड, निबंध से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ क्वेरीज़ हो या वो हो, तो आप लोग ग्रुप पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं आपको जो है वो क्वेरीज़ आपकी क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो इसको 2 वे रखते हुए करेंगे। थैंक यू अनुराग सर, और आप सभी का थैंक यू सुनने के लिए और देखने के लिए। होपफुली आप लोगों के परीक्षा में ये बहुत सहायक सिद्ध होगा। थैंक यू वेरी मच।